हेलो एस्पिरेंट्स, ये कुछ फीचर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं किसी भी आंसर को किस तरह से अटैम्प्ट करना चाहिए। वैसे तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है आंसर को अप्रोच करने का, लेकिन हम यहाँ पर एक बेसिक अप्रोच को यूज़ करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी के लिए सुइटेबल हो और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो। हमारी बेसिक अप्रोच कहती है कि सबसे पहले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझना चाहिए। कंटेक्स्ट मतलब वह ब्रॉड एरिया, वह ब्रॉड थीम जिसके ऊपर यह क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक्सप्लेन काउ, तो आप जिस एरिया में सोचेंगे वह काउ होगा। आप किसी और जानवर के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट? यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि हमें किसी दूसरे जानवर के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन काऊ के बारे में भी क्या सोचना है, अभी भी कंटेक्स्ट पूरा क्लियर नहीं है। इसलिए क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए हम उसके कीवर्ड को भी देखते हैं। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हम उसके डायरेक्टिव वर्ड को भी देखते हैं। डायरेक्टिव वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो उस टॉपिक के अंदर भी किस डायरेक्शन में सोचना है उसके लिए गाइड करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था एक्सप्लेन काउ, इसके अंदर जो डायरेक्टिव वर्ड है वो है एक्सप्लेन। उसके अकॉर्डिंग हम काउ के बारे में उसके फीचर्स बता सकते हैं कि काउ के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। लेकिन वहीं अगर हमने डायरेक्टिव वर्ड क्रिटिकली एनालाइज लगा दिया तो हम सेम टॉपिक काउ के बारे में ही डिफरेंट डायरेक्शन में सोचेंगे, मतलब काउ के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। और इस तरह से आपने देखा कि एक ही थीम होने के बावजूद 2 डिफरेंट डायरेक्शन से हमने सोचा, और इस तरह से आप क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझ पाते हैं। एक बार कंटेक्स्ट को समझ लिया, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं जो है कंटेंट को गैदर करना। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो भी रिलेटेड मैटर हमें मिलता है उसे हम गैदर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी रिलेटेड एग्जाम्पल, डेफिनेशन, स्टैट्स या फिगर्स, उन्हें हम या तो अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे या फिर उनके रफ पॉइंट्स बनाकर रफ पेज पे लिख देंगे, क्योंकि एक बार कंटेक्स्ट समझने के बाद हमारा दिमाग सभी डायरेक्शन से उससे रिलेटेड कंटेंट को गैदर करने की कोशिश करता है। और ये इन्फॉर्मेशन रॉ होती है, अनफिल्टर्ड होती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो टोटली रिलेटेड हमारे क्वेश्चन की डिमांड से ना भी हो। और अगर आपने उसे डायरेक्टली अपने पेपर पे लिख दिया तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन की डिमांड से डिविएट हो जाएं और फिर आपको मार्क्स भी अकॉर्डिंगली मिलेंगे। इसलिए उस रॉ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम लास्ट स्टेप पर आते हैं, स्ट्रक्चर। किसी भी आंसर के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट होते ही हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है वह क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है। जिस तरह का क्वेश्चन होता है उसी तरीके से हम लिखते हैं तीनों कंपोनेंट। दूसरा आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, रिफाइंड नॉलेज होगी, उतना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नॉलेज आंसर्स के अंदर लिखी जा सकती है। और फाइनली आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, जिसकी वजह से आप क्विकली क्वेश्चन के डिमांड को समझ पाते हैं और उतना ही जल्दी उसे लिख पाते हैं। यह सब धीरे धीरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने से आ जाता है। और इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ में आ गया, फिर आपको पता चल गया कि कंटेक्स्ट से रिलेटेड, मतलब क्वेश्चन की डिमांड से रिलेटेड क्या कंटेंट लिखा जा सकता है, आपने अप्रोच के दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग कंटेंट को गैदर भी कर लिया और फिर रियल पेपर पे आपने स्ट्रक्चर कर दिया, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। परफेक्शन की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह अप्रोच फॉलो करने के बाद आपको एक ऐसा आंसर मिलेगा जिसे एग्जामिनर चेक करेगा तो मजबूर हो जाएगा आपको अबव एवरेज मार्क्स देने के लिए। इसलिए हम आगे इसी अप्रोच का यूज करते हुए क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज का GS 3 का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी GS 3 स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से लिया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्पेस डेब्रिस? डू यू थिंक मिशन शक्ति ऑफ इंडिया इज अगेंस्ट द एथोस ऑफ स्पेस एथिक्स? इसे 250 वर्ड्स के अंदर लिखना है। आप इसे GS 3 के सिलेबस, डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। ये मिशन शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट रहा है लास्ट ईयर, और वैसे भी देखा जाता है जनरल ट्रेंड यही है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पिछले लास्ट ईयर के अंदर से लिए जाते हैं और कभी कभी 1 साल से पहले के भी ले लिए जाते हैं। प्रीलिम्स के लिए भी काफी रेलेवेंट रहेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही नहीं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंदर भी कुछ इसी तरह का ट्रेंड है। इसलिए इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझते हैं। सबसे पहले बात हो रही है स्पेस डेब्रिस की।
तो आपको इसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि स्पेस डेब्रिस होता क्या है। और फिर पूछा जा रहा है मिशन शक्ति, जो कि इंडिया द्वारा टेस्ट किया गया था। लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर मिशन शक्ति के बारे में नहीं पूछा गया है, यहाँ पे आपके ओपिनियन पूछा गया है कि मिशन शक्ति स्पेस एथिक्स के खिलाफ है या नहीं, आपकी ओपिनियन पूछी गई है। हालांकि कंटेंट वही आएगा, हम अपनी ओपिनियन देके कंटेंट ही बताएंगे, मतलब फीचर्स ही बताएंगे। मिशन शक्ति से कोई स्पेस एथिक्स वायलेट नहीं हुए, क्योंकि मिशन शक्ति के जो भी फीचर्स होंगे उनको हम लिख देंगे, वही तो हमारे ओपिनियन को सपोर्ट करेंगे, राइट। इस तरह आपने देखा कंटेंट वही होता है, हम बस थोड़ा आर्टिकुलेट करके लिखते हैं, इसलिए इसे खुद ट्राई करिए लिखना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर आप अच्छे से स्पेस डेब्रिस की डेफिनेशन दे सकते हैं, फिर मेन बॉडी के अंदर मिशन शक्ति के बारे में जो ओपिनियन पूछी है वो बताकर अपने सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे, एंड देन फाइनली कंक्लूजन के अंदर इंडिया का क्या स्टैंड है इस टॉपिक के रिगार्डिंग आप उसे कोट करके आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। इसे ट्राई करिए लिखना, एटलीस्ट पिछले साल का एक टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपका रिवाइज भी हो जाएगा। I hope all of you have written your answer by now. So let's look at the model answer of these questions. Such answers are also not the perfect answers, but they can set the benchmark that your answer must look like more or less the same. It basically means that standard of your answer should not be below than the model answer standard. I hope you are getting the point. Let's look at the answers. Okay, तो अब इस आंसर के इंट्रोडक्शन को देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन था स्पेस डेब्रिस क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन से ही शुरू करेंगे। स्पेस डेब्रिस उन ऑब्जेक्ट्स को कहेंगे, स्पेशली ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स को कहेंगे, जो स्पेस के अंदर बिना किसी यूज़ के पड़े हुए हैं। सिंपल शब्दों में स्पेस का कूड़ा। अगर इन्हें क्लासिफाई करना है तो आप नेचुरल और आर्टिफिशियल में कर सकते हैं। नेचुरल में मेटेओराइट्स आ जाएंगे और आर्टिफिशियल के अंदर ऐसी सैटेलाइट्स जो अब काम नहीं कर रही है, या फिर मिशन रिलेटेड जो भी डेब्रिस है, हम यहाँ से टेस्टिंग करते हैं, वहाँ जाकर वह वहीं रह जाती हैं और यूज़ में नहीं आती हैं, तो ये सब सारी चीज़ें आर्टिफिशियल कैटेगरी में आ सकती हैं। क्वेश्चन के आगे के पार्ट में अपनी ओपिनियन मांगी है, तो उसी सीक्वेंस में फ़्लो बनाते हुए हम लिखेंगे स्पेस में इस तरह का कूड़ा बहुत इंक्रीज़ होता जा रहा है और इनकी वजह से दूसरे जो स्पेस शटल्स को भेजा जाता है उनके लिए एक पोटेंशियल डेंजर की तरह काम करते हैं। इन शॉर्ट कभी टकरा गए तो फिर नुकसान होगा, राइट। और हम अपनी सैटेलाइट्स को भेजना बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि हम काफ़ी डिपेंडेंट हैं, वो यूज़फुल हैं, राइट। इसलिए दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए हमने क्या किया, मतलब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने लॉन्च किया मिशन शक्ति, एक इंडियाज़ फर्स्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल। इस मिशन की वजह से स्पेस डेब्रिस पर किसी तरह का बर्डन नहीं हुआ, इसने स्पेस के अंदर और कूड़ा नहीं किया है। इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए हम फैक्ट्स का यूज़ करेंगे और बताएंगे कि इस टेस्ट को लोअर एटमॉस्फेयर में किया गया था, एक पर्टिकुलर एंगल पर किया गया था, जिसकी वजह से किसी तरह का स्पेस डेब्रिस ना हो, और अगर थोड़ा बहुत डेब्रिस जनरेट हुआ भी तो या तो वो वहीं के वहीं नष्ट हो जाएगा, डिके हो जाएगा, या वापस अर्थ के पास आ जाएगा। इसके अंदर काइनेटिक किल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, मतलब किसी भी तरह की एक्सप्लोसिव चीज़ को यूज़ नहीं किया गया था। काइनेटिक किल टेक्नोलॉजी होती है कि स्पीड से जो एनर्जी क्रिएट करते हैं उसकी मदद से टारगेट को हिट करना। सिंपल एग्जांपल, अगर आप स्पीड से कार लेके जाते हैं या फिर आप स्पीड से बाइक चलाते हैं और जाकर भिड़ जाते हैं, तब भी डैमेज होता है, राइट। तो सिमिलर कंसेप्ट है इसमें, यहाँ भी स्पीड से मिसाइल जाती है और ऐसी सैटेलाइट जो वर्क नहीं कर रही है उनको टारगेट बना के हिट करती है और उन्हें डिसमेंटल करके वापस अर्थ पे ले आती है, जिसका मतलब हुआ किसी भी तरह का एक्सप्लोजन का यूज़ नहीं हुआ। पर यही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और इंडिया के स्पेस एथिक्स पर डाउट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा ओपिनियन पूछा है कि इस मिशन शक्ति की वजह से हम स्पेस वॉर में तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे। इस बात पर हम डिनाई करेंगे और लिखेंगे कि हम अभी भी इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटीज़ जैसे कि आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, मून एग्रीमेंट 1979, जो कि स्पेस का सिविल और पीसफुल यूज़ के लिए एडवोकेट करती हैं, उन्हें हम अच्छे से फॉलो करते हैं, उन्हें हम अच्छे से मानते हैं। इन ट्रीटीज़ के अंदर किसी भी तरह का स्पेस के लिए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड है।
मतलब बिल्कुल मना है इस तरह का किसी भी वेपन को प्रोड्यूस करना, बनाना, लेकिन हमने तो कोई एक्सप्लोसिव का यूज़ नहीं किया, राइट? इसी तरह फिर आगे हम अपना कंक्लूजन देंगे। यहाँ पर हम यूएस का कंपैरिजन दे सकते हैं कि यूएस का ज़रूर दिखता है कि वो किसी तरह के फ्यूचर थ्रेट से बचने के लिए स्पेस का डिफेंस सिस्टम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे कि बताया कि स्पेस आर्मी को वो ऑर्गेनाइज करने का इंटेंशन रखते हैं। पर इंडिया की स्पेस कैपेबिलिटीज़ किसी भी कंट्री को थ्रेटन करने के लिए नहीं है और ना ही किसी पर्टिकुलर कंट्री के अगेंस्ट है। इस मिशन को प्योरली डिफेंसिव मूव की तरह देखा जाए, जिसे सिर्फ अपना स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करना है। और इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि इंडिया ने अपना वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी इंडिया बहुत ही स्ट्रांगली अपोज करता है किसी भी तरह का वेपनाइजेशन स्पेस में। इस तरह से आप इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।